बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, फ्रिक्शन में तो सबसे पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। जैसे इसको कोई ना कोई, क्योंकि ये एंगल है तो इसको अल्फा थीटा, ये मैंने अल्फा लिख दिया, ऐसे थीटा भी लिख सकते हैं। जो आपको नोट्स भेजे ना उसमें अल्फा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि मान लो ये कोई सरफेस है, जैसे टेबल है। ठीक है, टेबल पे मैंने एक बॉडी रख दी, बॉडी मीन्स बुक रख दी या कुछ पत्थर जैसा ऐसा रख दिया। ऐसा नहीं है कि ऐसी साइज का होना चाहिए, जो भी हो। ठीक है, अब जब इसको इसके ऊपर रख दिया तो हम देखेंगे, और मैं इसको यहां से धक्का दे रहा हूं इधर को, मतलब मैंने क्या किया, अप्लाई इधर को कर दी, ये इधर को अप्लाइड फोर्स। ठीक है, फोर्स इधर को अप्लाई कर दी। तो जब हम फोर्स इधर को अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो इधर को लगेगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि अगर ये इसका सेंटर है मान लो, तो सारी फोर्स, हम ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ मान लेते हैं। देखो, हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ऑफ फोर्स पैरेलल हम शिफ्ट कर सकते हैं, ये अलग कंसेप्ट है एक। तो ये हमारे पास में यहाँ नहीं कहा, वैसे तो ये सरफेस, एक सरफेस और दूसरा सरफेस जहाँ कांटेक्ट पे होता है वहां पे होती है, तो इसको मैंने स्मॉल एफ लिख दिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा और क्या लगेगा, ये जो सरफेस कांटेक्ट पे है इसके 90 डिग्री पे एक फोर्स लगेगी, यहाँ पे इसके ऊपर को ये लग गई, इसको बोलूंगा मैं नॉर्मल रिएक्शन आर वेक्टर। एक्शन क्या हुआ इसका, वेट जो कि नीचे की तरफ है, ये वेट। वेट किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो वेट हमेशा m इंटू जी के बराबर होता है। ठीक है, यहां अगर हम देखें, अब क्योंकि वस्तु ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ठीक है, कोई वर्टिकल मोशन नहीं है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, इसका मतलब इसको ये बैलेंस कर रहा है। तो यहां पे अगर हम देखें तो आर किसके बराबर होगा, डब्ल्यू के बराबर, यानी कि एम जी के बराबर। मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दी। ठीक है, दूसरा कौन लग रही है, फ्रिक्शन। ठीक है, कौन सी, स्टैटिक। हम ये कह रहे हैं कि वो धक्का तो दे रहे हैं पर चल नहीं रही है। तो हम यहाँ पे कहें कि अब हमने डिफाइन जो करना है, तो इसका रिजल्टेंट निकालना, एक फोर्स ये होगी एक फोर्स ये होगी, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पैरेललोग्राम बनानी पड़ेगी। ये पैरेललोग्राम क्या है, ये तो एक तरह से रेक्टेंगल जैसी बनेगी। ठीक है, तो ये हमारी पैरेललोग्राम बनेगी। जैसे मैं इसको ए ओ ए लिख दिया, इसको ओ बी लिख दिया, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गई, क्योंकि दो का रिजल्टेंट निकालना है इन दोनों का। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब एक फोर्स जैसे पी ली थी हमने तो एफ हो गई, और दूसरी क्यू जो थी वो आर हो गई। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है, दो वेक्टर को जो कॉमन पॉइंट है उससे, ठीक है, गुजरने वाला जो डायगोनल होगा ये वाला, ये देगा इसका रिजल्टेंट। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये अल्फा। देखो किसके किसके बीच हुआ, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ, ये ओ सी क्या है, ओ सी क्या है, रिजल्टेंट ऑफ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन and the resultant of normal reaction and the limiting force of friction। समझ आ गई बात, डेफिनेशन ऐसे, it is defined as the angle between the resultant of limiting friction and the normal reaction and normal reaction, या angle made with the normal reaction by the resultant of normal reaction and the limiting friction। डेफिनेशन समझ आ गई, तो बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ एक चीज और, ये आ गया, और इन ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, कौन सी, ओ ए सी। ओ ए सी, क्योंकि एंगल निकालना है। हमने क्या कहा था कि जब भी हमने एंगल निकालना होता तो हमेशा टेंजेंट निकाल दो, तो टेंजेंट अल्फा क्या होगा,
इसमें टेंजेंट अल्फा, अल्फा के सामने वाली एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है, तो ये AC डिवाइडेड बाय, ठीक है, बेस, परपेंडिकुलर आ गया डिवाइडेड बाय बेस, बेस इज AC, सॉरी AC एंड AO, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस AO। परंतु ये AC और ये OB बराबर ही है, तो मैंने इसको लिख दिया OB बटे AO। आप बता सकते हैं OB क्या है? OB क्या है? F है। तो हमारे पास क्या हो गया? F फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो ये क्या आया? टेंजेंट अल्फा। व्हाट? आप देखें ये क्या होता है, हमें लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन याद किए होंगे आपने, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो उसमें ये कहा जाता है कि जो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और एक म्यू जैसा लिख देते हैं, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, वैसे ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है म्यू एस, चल नहीं रही है ना, चल रही होती तो काइनेटिक के लिखना था। तो यहां से क्या जाएगा? टेंजेंट अल्फा विल बी एफ की जगह म्यू एस बाई आर डिवाइडेड बाई आर, हियर आर गोज विद आर, तो म्यू एस किसके बराबर आ गया? टेंजेंट अल्फा। उसके बाद एक और है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? जो इंक्लाइंड प्लेन होती है, इंक्लाइंड प्लेन मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और ये एक हमारे पास प्लेन बन रही है इंक्लाइंड, यानी कि अगर आप जैसे कॉपी लें ना, कॉपी लें और एक साइड ए होगी और कॉपी को थोड़ा सा उसका गत्ता ऊपर ऊपर करें, तो इसके ऊपर कोई बॉडी रखी होगी, तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ाएंगे ये बस नीचे गिरने ही वाली होगी। जब ये गिरने ही वाली होंगी, गिर रही है, गिरना शुरू कर गई, तो क्या बोलेंगे हम? तब वो वस्तु मोशन में आ गई तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगी रोल में। जब चल नहीं रही है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है। जब चलने ही वाली है, ऑन द वर्ज है टू स्लाइड डाउन, तो हम उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, जैसे कॉपी को हम खोल लें ना, ये है हमारे पास एक, अब मैं यहाँ से खोल लूँ, इसके ऊपर कोई चीज रख दी मैंने, ये डस्टर रख दिया, ठीक है। तो अभी तो ये स्मूथ है, जैसे जैसे मैं इसको खोलता जाऊंगा तो एंगल बढ़ता जाएगा ना, एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा, एक स्टेज आएगा कि ये बस फिसलने ही वाला होगा, ठीक है। तो वो कम से कम एंगल जब वो चलने ही वाला होगा, ठीक है। अब तो ये चल ही पड़ा है, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन आ गई। हम बात करेंगे लिमिटिंग की। तो ये जो एंगल बना है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो हमारे पास इस एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिपोज। कब? जब कोई किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखी हुई वस्तु, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर रखी हुई वस्तु जो है दैट इज ऑन द वर्ज टू स्लाइड डाउन, ऑन द वर्ज टू स्लाइड डाउन। तो अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस, यहाँ पे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी फोर्सेस होंगी इसमें? पहली बात तो ये, यहां हमें अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी फोर्स। ये नीचे क्यों नहीं गिर रही है? ठीक है, नीचे इसलिए नहीं गिर रही है क्योंकि फ्रिक्शन इसको ऊपर की तरफ लगी हुई है। अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो बहुत जल्दी स्मूथ होता सरफेस, तो फटाफट गिर जाना था। तो इसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी, स्मॉल एफ लिख दिया। हम क्या कहेंगे? पहली बात तो ये जिस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज इज द मिनिमम एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट एनी ऑब्जेक्ट placed over the inclined plane is on the verge to slide down, on the verge to slide down, या मिनिमम नहीं लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं that angle, ठीक है, at
made by the inclined plane at which any object या any body placed over the inclined plane is on the verge to slide down is called एंगल ऑफ रिपोज। तो फ्रिक्शन कौन सी आएगी? चलने ही वाला है, चल नहीं रहा है, तो इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगी। कौन सी फ्रिक्शन है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और दूसरी बात, एक इसमें क्या आता है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल ये जो प्लेन होती है इसके ठीक परपेंडिकुलर होता है, इसके ठीक 90 डिग्री, ठीक है। और एक और चीज, एक होगा ये बेट, बेट ठीक वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। जैसे रस्सी से हम एक पत्थर बांधे तो जिधर को वो चलेगा उधर को, तो ये हो गया वेट। वेट क्या होता है? m इंटू जी, ठीक है। ये क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन r। अब हमें क्या करना है? ठीक है, अब यहाँ पे ये इधर को है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है? ना तो वस्तु ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, नीचे इधर को है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एम जी, इसको मैं इसके अपोजिट एक लाइन खींचूंगा ऐसे डॉट डॉट से, ठीक है। ये आर के जो परपेंडिकुलर है, इस लाइन के जो परपेंडिकुलर है उसके, एक चीज आप देखने वाले, ज्योमेट्री से ये एंगल जितना होता है उतना ही ये एंगल भी होता है, ये थीटा, ठीक है। ये दिखा देंगे आपको किसी दिन, आसान जैसा काम है, कोई नहीं। 90 एक 90, ये 90 बनेगा, 90 माइनस थीटा अपने आप आ जाएगा ये। चलो ये आ गया थीटा। तो हम एम जी को दो कंपोनेंट में, ये कंपोनेंट कितना आ गया? एम जी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसका, एक इधर को आ गया, दूसरा इधर को आएगा, मतलब इसके 90, इसका 90 तो इधर को होगा, तो एक कंपोनेंट ही आ गया एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब वस्तु ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, इसका मतलब आर किसके बराबर आ गया? एम जी कॉस थीटा। दूसरा, ना तो वस्तु इधर को जा रही है ना इधर को, इसका मतलब एफ किसके बराबर हुआ? एफ मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन, किसके बराबर हुआ? एम जी साइन थीटा के। हो गए दो। अब हमने क्या कहा, हमें तो एंगल निकालना है ना, ये थीटा, तो टेंजेंट निकालते हैं। इन दोनों से टेंजेंट कैसे आएगा? जब इसको इसके साथ भाग कर देंगे, तो क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग 2/1, क्या जाएगा? क्या जाएगा? एफ अपॉन आर, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हो जाएगी एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम जी कॉस थीटा। तो ये एम जी कट गए, क्या आ गया है? टेंजेंट थीटा। परंतु एफ क्या होगा? ये होगा म्यू इंटू एस आर। ये एस इसलिए लिखा कि स्टैटिक है, कई जगह नहीं भी लिखा होता है तो भी स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए लग रहा है। और अगर चल ही रहा होता, चल ही पड़ता, नीचे गिर रहा होता, तो एम के म्यू के आना था। तो ये आप देखें टेंजेंट थीटा, आर के साथ आर कट गया, तो ये क्या आ गया? म्यू एस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो ये आ गया। अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज एंड डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर इट, तो हो गया। एक बार फिर देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट एनी ऑब्जेक्ट placed over the inclined plane is about to slide down on the inclined plane. On the inclined, slide down ही करेंगे, नीचे आएगी ना, ऊपर थोड़ी जाएगी। तो या is on the verge to slide down, ये लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम? The various forces acting on the body are, number 1 नॉर्मल रिएक्शन, ये किधर को होगा बताना भी है, किधर को होगा नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया परपेंडिकुलर टू दी इंक्लाइंड प्लेन, जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू दी इंक्लाइंड प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा क्या आएगा? वेट होता है। सबसे पहले वैसे वेट लिखो आप, सबसे पहले लिख सकते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस बॉडी का वेट, ये बॉडी का वेट है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, इतना लिखना है। सबसे पहली फोर्स क्या लगेगी? वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर आएगा नॉर्मल रिएक्शन, किधर को होगा? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन एंड इज डायरेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये भी लिखना है।
तीसरी चीज होगी कौन सी, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं या लिमिटिंग फ्रिक्शन भी। फ्रिक्शन खुद फोर्स है, तो फोर्स नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख दो या लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लिख दो। ठीक है। नाउ क्योंकि हमें पता है ना तो वस्तु ऊपर जा रही है ना, पर अब ये तो ऐसा, या तो इसको जोड़ना पड़ेगा ना, तीन फोर्सेस लग रही हैं, इनका रिजल्टेंट जीरो है, सभी का प्रभाव जीरो है, ना वस्तु ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। तो ये निकालने से अच्छा एक और अल्टरनेट भी है हमारा कि एक आधे को जो सीधी लाइन में नहीं आ रहा है उसको कंपोनेंट में तोड़ दो, ताकि हम क्या कर सकें, हम सभी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वेट कर सकें। तो हमने क्या किया, ये जो एम जी था उसको हमने, ये एक कंपोनेंट ये था, जिधर को कंपोनेंट उधर को एम जी कॉस थीटा आता है, और इसके एक कंपोनेंट क्योंकि ये है तो इसका कंपोनेंट एक इधर को आएगा एक इधर। अब इधर को क्यों किया, क्योंकि आर के अपोजिट चाहिए था हमें, बैलेंसिंग उसका चाहिए। आर को कौन बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसकी वजह से अगर इसको बैलेंस नहीं मिलता तो इसने ऊपर जाना था, पर जा नहीं रहा है, इसका मतलब उसको नीचे को भी लग रहा है कुछ जो बैलेंस कर रहा है। तो वो कौन सा है, आर को कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी कॉस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट क्या आ गया, एम जी साइन थीटा। तो क्योंकि वस्तु नीचे नहीं आ रही है इसलिए ये और ये आपस में बराबर है। अगर ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, वस्तु नीचे मूव करना शुरू हो गई, तो इसका मतलब ये ज्यादा है ये कम है, तो नेट फोर्स कितनी होगी उस स्टेशन में, एम जी साइन थीटा माइनस एफ। पर यहाँ ना तो नीचे जा रहा है तो नेट क्या आएगा, यहाँ जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ गया। फिर तो डिवाइड ही करना है। ये कहाँ से लिखा हमने, जैसे पहले बताया, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अब कई बार ये पूछा जाता है कि प्रूव दैट लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी, एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन आर इक्वल। तो ये दोनों करने हैं, उसके बाद लिख देना था, क्योंकि एज फ्रॉम इक्वेशन 4 आगे ये या जो भी है, एक म्यू एस जो है वो टेंजेंट थीटा के बराबर है, परंतु पिछले टॉपिक में हमने देखा कि म्यू एस क्या था, वो टेंजेंट अल्फा भी था। इसका मतलब टेंजेंट अल्फा किसके बराबर है, टेंजेंट थीटा से। यहाँ क्या है, अल्फा विल बी इक्वल टू थीटा, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होते हैं, एंगल ऑफ रिपोज के। तो एक दो बार इस वीडियो को देखो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी ये जो वेबसाइट पे इन्होंने मटेरियल डाला है उसमें कवर भी नहीं हुआ, तो इसको भी कवर कर लो। ठीक है, शॉर्टकट जल्दी करने के लिए पेपर में कैसे लिखना है वो आपको नोट्स भेज दिए हैं, ये समझाने का ही मेन मकसद है। तो मुझे होप है कि अब आप इसको कर लेंगे। तो कंप्लीट करो इसको फिर।